सॉरी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर पिक करने जा रहे हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी है और लोकतंत्र और विविधता, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। दो शब्द पहले मैं पिक करूंगा, ठीक है। पहला शब्द पिक करूंगा पहचान, आइडेंटिटी, और दूसरा शब्द पिक करूंगा समाज। ठीक है, दो शब्दों के जरिए हम विषय में प्रवेश करेंगे। बेसिकली अगर हम देखें तो एक बात सुनी होगी घर में, परिवार में, समाज में, कि अच्छा बेटा अच्छा पति नहीं हो सकता, अच्छा पति अच्छा बेटा नहीं हो सकता। सुनी है या नहीं? अरे हाँ या ना? ये सुनने का मौका नहीं मिला है? ये सुनने का मौका मिला है या नहीं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर आप अच्छे हैं तो हर जगह अच्छे होंगे, चाहे बेटा की भूमिका में हो, चाहे पति की भूमिका में हो, चाहे भाई की भूमिका में हो, चाहे बाप की भूमिका में हो, किसी भी भूमिका में आप हो, चाहे स्टूडेंट की भूमिका में हो, हर भूमिका में आप अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हैं हर भूमिका में, तो इसका मतलब है आप अच्छे होने का भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, या ये अच्छे होने का भ्रम है, आप अच्छे हैं नहीं। यहां पर जो प्रश्न उठता है, हमें यह चीज समझना है। जब हम पहचान की बात करते, हम मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जी रहे होते, हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी होती। मल्टीपल आइडेंटिटी का मतलब एक साथ कई पहचान, एक साथ कई पहचानें हमारी होती, एक साथ हमारी कई पहचानें होती, और एक साथ कई पहचानों के साथ हम जी रहे हो। और अगर आप जाकर के देखें, हमारी जितनी आइडेंटिटी है, अपनी हर आइडेंटिटी के साथ हम क्या करते? तो अपनी हर आइडेंटिटी के साथ हमें जस्टिस करना होता है। हर पहचान की एक भूमिका होती है, हर पहचान के साथ जिम्मेदारियां होती, हमें उन जिम्मेदारियों को निभाना होता है। हमारी जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें। जैसे अगर हम देखें, घर के भीतर हमारी प्राथमिक पहचान किस रूप में है? तो अगर हम घर के भीतर की बात करें, तो हम में से कोई पुरुष है, हम में से कोई महिला है। तो एक आइडेंटिटी जो है जेंडर बेस्ड है, नहीं, हमारी एक लैंगिक पहचान है, घर के भीतर भी, समाज के भीतर भी, देश के भीतर भी। और उस लैंगिक पहचान के कारण हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी भूमिकाएं भी। घर के भीतर अगर हम जाकर के देखें, तो हम किसी के बेटे हैं। घर के भीतर जाकर के देखें तो हम किसी के भाई हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी के पोते हैं, हम किसी के चाचा हैं, हम किसी के देवर हैं, हम किसी के भैंसुर हैं। नहीं, एक मल्टीपल आइडेंटिटी है।
पति के रूप में हमारी जिम्मेवारी पत्नी के प्रति होती, बाप के रूप में हमारी जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति होती है, नहीं, बेटे के रूप में हमारी जिम्मेवारी माता पिता के प्रति होती है, पोते के रूप में हमारी जिम्मेवारी दादा दादी के प्रति होती है, चाचा के रूप में हमारी जिम्मेवारी भतीजे भतीजी के प्रति होती है। इन सारी जिम्मेवारियों का निर्वाह हमें करना होता। हमें भी यह स्वीकार करना होगा कि हमारी मल्टीपल आइडेंटिटी है और हर आइडेंटिटी एक स्पेसिफिक रोल डिफाइन करती है। हर आइडेंटिटी के साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें निभाना है। घर के बाहर जाकर के देखें, अगर अपने समाज अपने टोले की बात करें, नहीं तो वहां पर जाकर के देखें, गोतिया के बीच हमारी एक अलग आइडेंटिटी होती, जिसका संबंध हमारी वंश परंपरा से जाकर जुड़ता है। नहीं, हमारी एक जातिगत पहचान होती है, हमारी एक जातिगत पहचान होती है, जो हमारा इलाका है, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा वास है, निवास है, उससे जुड़ी हुई हमारी एक स्थानीय पहचान भी होती है या नहीं? हमारे गांव से हमारी पहचान जुड़ी होती है, हमारे शहर से हमारी पहचान जुड़ी होती है, जिस स्कूल में हम होते उस स्कूल से हमारी पहचान जुड़ी होती है, जिस टीचर से हम पढ़ते हैं उनसे जुड़ी हुई हमारी एक पहचान होती है। मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं, नहीं? और इसी मल्टीपल आइडेंटिटी के बीच जो है, आप अगर जाकर के देखें, इस मल्टीपल आइडेंटिटी और सिंगल आइडेंटिटी के बीच ये दोनों कंफ्लिक्टिंग पोजीशन में होते हैं। जब हम कहते अच्छा बेटा अच्छा पति नहीं हो सकता और अच्छा पति अच्छा बेटा नहीं हो सकता, अक्सर पत्नियों की शिकायतें होती है कि अच्छा बेटा अच्छा पति नहीं हो सकता। शिकायतें होती हैं या नहीं? जिन चीजों के लिए उन्हें अपने पतियों से शिकायतें होती, अगर वही काम उनका भाई नहीं करे तो भाई से भी शिकायत होती है या नहीं? तो अगर आप जाकर के देखें, अगर हम सिंगल आइडेंटिटी को हम अपनी एकल पहचान को संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी की स्थिति उत्पन्न होगी। इसकी सिंगल आइडेंटिटी की जो है वह संकीर्ण व्याख्या क्या करेगी? सिंगल आइडेंटिटी की जो है वह संकीर्ण व्याख्या भी हो सकती है और सिंगल आइडेंटिटी की उदार व्याख्या भी हो सकती, इसका लिबरल इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है और इसका लिमिटेड सेंस में इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है। तो यह संकीर्ण व्याख्या किस ओर ले जाएगी? कॉन्फ्लिक्ट की ओर ले जाएंगे। और इसकी उदार व्याख्या यह किस ओर ले जाएगी? कोऑर्डिनेशन की ओर ले जाएगी, वह कोऑर्डिनेशन की ओर ले जाएगी। इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत नहीं। और हमेशा ध्यान रखें, अगर एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने तैयार करूं, हमारी प्राथमिक पहचान क्या है? हम मनुष्य, हम एक इंसान हैं। फिर क्या है? हम भारतीय। फिर क्या है? हम बिहार के हैं। फिर क्या है? हमारी एक क्षेत्रीय पहचान है। नहीं, इन दोनों के बीच भी अगर आप देखें तो एक क्षेत्रीय पहचान है। नहीं, वो है नॉर्थ इंडियन आइडेंटिटी। हम उत्तर भारतीय हैं। नहीं, काउ बेल्ट कहा जाता है
जहां से हम आते हैं, नहीं, वहां पर भी देखें तो एक और आइडेंटिटी हो जाती है, ईस्टर्न इंडियन आइडेंटिटी। नहीं, अब अगर आप जाकर के देखें इस यहां पर अगर बिहार के भीतर के क्षेत्रीय पहचान की बात करूं और अगर मैं अपनी पहचान की बात करूं तो वहां पर कन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी है। यह है समस्या मेरे साथ, नहीं, और यह कन्फ्लिक्टिंग आइडेंटिटी क्या है? मेरी जन्मभूमि बेगूसराय है, नहीं, और अधिकांश समय जहां गुजारा है बचपन में, जहां पर मैं सिपप हुआ हूं, वो समस्तीपुर है, दलसिंहसराय। अब इस बात को समझिए, एक मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है और दूसरे की पहचान विवादास्पद है, मतलब अंग बनाम मिथिला। वैसे मेरे हिसाब से वो अंग ही होना चाहिए, नहीं, लेकिन मिथिला क्षेत्र वाले जो है बेगूसराय को भी मिथिला में शामिल करने की कोशिश करते, गंगा पार के डिवीजन, गंगा के डिवीजन का सहारा लेते, और चूंकि बॉर्डरिंग, नहीं, फिर अगर हम देखें यहां से ऊपर उठें तो हमारी क्या पहचान है? जैसे अंदर जाएंगे पहचान हमारी क्या होगी? वहां से अगर हम मूव करें, वहां से मूव करें, वहां से मूव करें, वहां से मूव करें, मतलब जितना ब्रेक करते जाएंगे आइडेंटिटी के उतने लेयर खुलते चले जाएंगे, और लास्ट हमारी पहचान क्या होगी? एज एन इंडिविजुअल हमारी एक लैंगिक पहचान है कि मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री है। इतनी पहचानों के साथ हम जी रहे हैं, और जैसे हम यहां पर आते, एक हमारी जातीय धार्मिक पहचान भी होगी, इंडिविजुअल के रूप में यहां पर जाएं, हमारी धार्मिक पहचान भी होगी, हमारी जातीय पहचान भी होगी। बातें स्पष्ट हो रही है या नहीं? इसी के कंटेक्स्ट में देखें, हमारी एक भाषिक पहचान भी होगी। इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो हमारी एक पहचान जो है मूल वंश से जुड़ी हुई पहचान भी होगी। मैं कई बार, मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है हमारे समाज में, मैं जाता हूं तो कई बार इस तरह का सुनने का मौका मिलता, हाँ वो तो अपन गोतिया छे, में तो अवे करब हो। मेरी बातें समझ रहे हैं? जबकि हमारे जाने ना जाने का निर्णय इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो अपना है वो पराया है, वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पर डिपेंड करता। तब मेरे कहने का मतलब यह है कि हम कई सारी पहचानों के साथ जी रहे हो, और जब हम कई सारी पहचानों के साथ जी रहे होते हैं तो उसी स्थिति में कई बार उन पहचानों के बीच कन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा होगी ही होगी। कन्फ्लिक्ट का होना सहज और स्वाभाविक है, यह अस्वाभाविक नहीं है, नहीं। और जब कन्फ्लिक्ट होगा तो उस स्थिति में कोऑर्डिनेशन की संभावनाओं की भी तलाश होगी, और ये जितनी आइडेंटिटी की बात करो, नहीं, और इसको ब्रेक करते चले ना इंडिविजुअल के रूप में, जितना ब्रेक करेंगे डायमेंशन उतने खुलेंगे। मूव करेंगे, कई बार क्या करते हैं, लंबू, मोटू, छोटू, बौना कहते हैं या नहीं? नाम आपको दिखेगा,
करिया, गोरका, सुनरका, ये सारी एक आइडेंटिटी, ये सारी आइडेंटिटी। देखते हैं पेपर कभी पलटा है, विवाह वाला विज्ञापन देखते हैं नहीं, मिल्की व्हाइट नहीं, गेहुआ रंग जैसे विज्ञापन में देखते हैं लड़की का, तुरंत शिफ्ट कर जाते। जैसे लड़का का देखते हैं कि कम से कम जो है 6 डिजिट में इनकम होना चाहिए। अगर क्या मौसम, हाँ 6 डिजिट में इनकम होना चाहिए। अगर 6 डिजिट में इनकम नहीं है, अगर 20,000, 30,000, 40,000 वाली बात है तो छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखें, एक हमारी पहचान वर्गीय पहचान भी है। एक कहावत है, धोन धरावे 3 नाम, धनु धनपत धनराज। नहीं, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ेंगे तब प्रेमचंद के उपन्यास गोदान से गुजरते हुए आप पाएंगे जो गोबर था, होरी का बेटा, जब शहर से लौट कर आता है तो गोवर्धन बन जाता है, गोवर्धन बन जाता है नहीं। और थोड़ा सा और नीचे जाता, होरी महतो, महतो नहीं रह जाते। महतो का मतलब कास्ट टाइटल नहीं, ठीक है। महतो शब्द जो है, महतो शब्द जो है इकोनॉमिक स्ट्रेटा को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर होरी का इकोनॉमिक स्ट्रेटा थोड़ा और नीचे चला जाता तो गोबर किस में तब्दील हो जाता? गोबरबा, गोबरा नहीं, हरि बाबू, हरि, हरिया नहीं। ये तीनों शब्द जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं, आप लोग क्या खाते हैं? आप लोग बिस्किट खाते हैं नहीं, बिस्किट खाते हैं नहीं। आपसे जो नीचे हैं रिक्शा वाले, ठेला वाले, क्या खाते हैं? बिस्कुट खाते हैं नहीं। और आपसे ऊपर वाले क्या खाते हैं? कुकीज खाते हैं, कुकीज खाते हैं एक ही चीजें, लेकिन स्ट्रेटा के हिसाब से क्या हुआ? स्ट्रेटा के हिसाब से चीजें बदलती चली गई। तो हम इस बात को समझें, आइडेंटिटी को समझें, और हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम वेरियस आइडेंटिटी के साथ जी रहे होते, और हर आइडेंटिटी के साथ कुछ जिम्मेवारियां जुड़ी होती हैं, और हर आइडेंटिटी हमसे कुछ भूमिकाओं की अपेक्षा करता है। और इसी के कंटेक्स्ट में देखें तो आइडेंटिटीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति भी पैदा होती है, विभिन्न पहचानों के बीच टकराव भी होता है। इतनी बातें सुन, आगे बढ़ूं। अब आता हूं दूसरे शब्द पर, और वह दूसरा शब्द क्या है? समाज। एक और बिंदु यहां पर समझ लें, टैगोर की एक लाइन काफी चर्चित है, मैं उसको मिस ही कर गया कहना। ये जो वेरियस आइडेंटिटी की मैंने आपके साथ चर्चा की, इस वेरियस आइडेंटिटी में कैसे आप देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे आपकी सोच का दायरा क्या होगा? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने का मतलब यह है कि नीचे वाली आइडेंटिटी की तुलना अगर ऊपर वाली आइडेंटिटी को आप प्रमुखता देंगे तो आपकी सोच का दायरा सीमित होता चला जाएगा, और सोच की दायरा अगर सीमित होता चला जाएगा तो यह आपको किसकी ओर ले जाएगा? यह कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को क्रिएट करेगा, यह कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को क्रिएट करेगा, या टकराव की ओर ले जाएगा, या संघर्ष की ओर ले जाएगा। दोस्तों से झगड़ा किए? दोस्तों से झगड़ा किए? कई बार झगड़ा का विषय क्या होता? दोनों दो शिक्षकों के यहां पढ़ रहे हैं,
हो सकता है दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हों, नहीं, लेकिन आप इस बात के लिए आपस में भिड़ जाते हैं कि हमारे सर अच्छे हैं, हमारे सर ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा होता है या नहीं? अब अगर आप जाकर के देखें, ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे जाएंगे, सोच का दायरा क्या होगा? आपकी सोच का दायरा जो है वह विकसित होता चला जाएगा। और जैसे सोच का दायरा विकसित होगा, सहयोग और समन्वय, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की संभावना क्या होगी? कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन की संभावना बढ़ती चली जाएगी। कई बार ऐसा सिचुएशन हो, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जिनमें मैं देखता हूं, कई बार दिल्ली में ऐसा हुआ कि रिक्शा वाले ने पैसा लेने से मना कर दिया। क्यों? तो मैं बेगूसराय से हूं, वो खगड़िया से है, वो सहरसा से है, वो दरभंगा से। आप अपने इलाके के हैं, हम कैसे पैसा लें? हम ये सोचते हैं। कोचिंग में कोई बच्चा एडमिशन लेने आता तो ये सोचते हैं कि ये अपने इलाके से है, इसको मौसम से पूछ लीजिए। नहीं, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। टैगोर की एक चर्चित लाइन है, जब मेंस के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री में टैगोर को डिस्कस करेंगे, टैगोरियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन और नेशनलिज्म की हम चर्चा करेंगे, तो टैगोर के एक लाइन को मैं कोट करता हूं। टैगोर कहते हैं कि मैं अपने जीते जी मानवता पर देशभक्ति की विजय नहीं होने दूंगा। मैं अपने जीते जी मानवता पर देशभक्ति की विजय नहीं होने दूंगा। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? देशभक्ति क्या करती है? मानवता के दायरे को सीमित करती है। देशभक्ति क्या करती है? देशभक्ति मानवता के दायरे को सीमित करती। जब तक देशभक्ति मानवता के दायरे में है तब तक वह स्वागत योग्य है, तब तक वह स्पृहनीय है, तब तक वह शिरोधार्य है। लेकिन अगर देशभक्ति मानवता की कीमत की मांग करती है तो वह देशभक्ति त्याज्य है। क्योंकि हमारी प्राथमिक पहचान क्या होनी चाहिए? हमारी जो इंसानी पहचान है, हमारी जो इंसानी आइडेंटिटी है, वो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी पर कोई दूसरी आइडेंटिटी हावी नहीं होनी चाहिए। और जब तक वह इंसानी आइडेंटिटी प्रिवेल करेगी, हम ह्यूमन बने रहेंगे और ह्यूमैनिटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जैसे हमारी इंसानी पहचान पर कोई दूसरी पहचान हावी होती है, जैसे हमारी इंसानी पहचान पर कोई दूसरी पहचान हावी होती है, इंसानी पहचान कमजोर होने लगती है। इंसानी पहचान कमजोर होने लगती। और जब इंसानी पहचान कमजोर होने लगती है तो फिर वहां पर जो मानवता का दायरा क्या होता है, मानवता का क्षेत्र क्या होता है, सिकुड़ने लगता है। एक छोटी सी चीज देखें, अभी 2 दिन पहले बेगूसराय में एक घटना घटी, लखमीनिया में। बेगूसराय के स्थानीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो है, उनके और उनके समर्थकों का यह दावा है कि उन पर हमला किया गया। नहीं, अब मुझे नहीं पता कि मुक्का जो उन पर चलाया गया, हवा में मुक्का लहराया गया जो उन तक पहुंचा, मैं नहीं जानता। नहीं, या फिर जो जनता दरबार का आयोजन होता उसमें शिकायतों का निपटारा होता, तो जो लोग शिकायत करता होते पहले जाकर के गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद शिकायत दर्ज करते, मैं ये भी नहीं जानता। क्योंकि गले मिलने का मौका मिला होगा तभी ना मुक्का चलाया होगा उन पर। या तो मुक्का हवा में चला या उनके हाथ पैर मुंह पर चला। नहीं,
तो चलिए एक घटना घटी, मैं नहीं कह सकता, ना उसकी सत्यता का दावा कर सकता, ना उसकी असत्यता का दावा कर सकता, उसे खारिज कर सकता नहीं। लेकिन एक चीज जरूर है कि सामान्यतः ऐसे प्रोग्राम अगर होते हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आए पूरी अनएडिटेड, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें यह नहीं पता चल रहा कौन किसको मार रहा है। नहीं तो खैर बात आई गई, खत्म हो गई। अब हमारे माननीय मंत्री को दिखा कि वो दाढ़ी वाला है, वो दाढ़ी वाला है, तो तुरंत उन्होंने तेजस्वी और अखिलेश को शामिल कर लिया। नहीं, जबकि अब इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि उसने चंदा भी दिया था चुनाव के समय इनको, और लंबे समय से भाजपा में ज्वाइन करने की कोशिश में था। कई तरह की बातें हैं, क्या वर्जन है मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह एक सामान्य सी घटना भी तो हो सकती थी जिसको ओवरलुक किया जा सकता था। नहीं, अगर यह घटना सच है, उसका समाज और राजनीति को कम्युनलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाना यह क्या इंडिकेट करता है? वहां पर जाकर के देखें, धार्मिक पहचान की राजनीति जो है वो हावी होती दिखाई पड़ रही है, और वह राजनीति जो है हमारी एक पहचान विशेष को दूसरी पहचान की तुलना अधिक अहमियत दे रही है, और अल्टीमेटली वो क्या कर रही है? सोशल डिवीजन क्रिएट करेगी, करेगी ही करेगी, ना करेगी यह संभव ही नहीं। और विधानसभा का चुनाव है तो ये और ज्यादा जरूरी है। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तो जब टैगोर ये कहते मैं मानवतावाद की मानवता की कीमत पर जो है देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा, तो वे इंसानी पहचान को अहमियत दे रहे होते, इंसानी पहचान की प्राथमिकता की बात कर रहे होते, और वे ये संदेश दे रहे होते कि इंसानी पहचान से ऊपर कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती, कोई दूसरी पहचान एक्सेप्टेबल नहीं। बातें स्पष्ट हुई? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, दूसरी जो बात उभर करके आती, समाज नहीं, तो समाज के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो सामाजिक विभाजन के विविध रूप हैं, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। नहीं, अब अगर समाज के कंटेक्स्ट में देखें तो समाज दो प्रकार का होता, एक समरूप समाज होगा, होमोजेनियस सोसाइटी, और दूसरा होगा विषमरूप समाज, हेट्रोजेनियस सोसाइटी। समरूप समाज जो होगा उसमें विभिन्नताएं तो होंगी, पर गहरी नहीं, वो डिपेंड नहीं होगा, समझे? और अगर आप जाकर के देखें तो विषम रूप समाज जो है विभिन्नता होगी, विविधता होगी, डाइवर्सिटी होगी, और गहरी, और अक्सर यह सामाजिक विभाजन की ओर ले जाएगी, सोशल डिवीजन की ओर ले जाएगी। अक्सर यह सोशल डिवीजन की ओर ले जाएगी। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, अगर हम इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर हम भारतीय समाज की बात करें, भारतीय समाज कैसा है? तो भारतीय समाज होमोजेनियस नहीं है, यह कैसा है? हेट्रोजेनियस है।
सामाजिक विभिन्नताएं यहां पर मौजूद है, सोशल डाइवर्सिटी यहां पर मौजूद है, नहीं? और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो उस सोशल डाइवर्सिटी के डिफरेंट फॉर्म है। अगर इसे रेशियल कंटेक्स्ट में देखें, रेशियल कंटेक्स्ट में देखें तो आपको एथनिक डाइवर्सिटी दिखेगी, निर्जातीय विविधता दिखेगी, नहीं? रिलीजन के कंटेक्स्ट में देखें तो रिलीजियस डाइवर्सिटी दिखेगी, धार्मिक विविधता दिखेगी। अगर कल्चर के कंटेक्स्ट में देखें तो कल्चरल डाइवर्सिटी दिखेगी, नहीं? अगर लैंग्वेज के कंटेक्स्ट में देखें तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी दिखेगी। रीजन के कंटेक्स्ट में देखें तो रीजनल डाइवर्सिटी दिखेगी। ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में देखें तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी दिखेगी। अगर कलर के कंटेक्स्ट में देखें तो उसके कंटेक्स्ट में भी डाइवर्सिटी दिखेगी। सांवला जो है वह काले की तुलना में अपने को गोरा मानता है, नहीं? और गोरा सांवले को क्या मानता है? काला मानता है। सांवला मानने के लिए तैयार होता है? नहीं होता। अगेन अगर आप जाकर के देखें, नहीं, जेंडर डाइवर्सिटी भी वो हर जगह होगी। तो अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? नहीं, तो सामाजिक विभाजन, कहां पर सामाजिक विभाजन ज्यादा होंगे? स्ट्रिक्ट सोशल डिफरेंशिएशन कहां पर होगा? तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर डिफरेंशिएशन यहां पर गहरा सामाजिक विभाजन होगा, इसकी संभावना होगी। अब अगर हम जाकर के देखें, हर सोशल डिवीजन जो है, हर सोशल डिवीजन जो है वह अवॉइडेबल नहीं होता। अब हम आते हैं सामाजिक डिवीजन, सामाजिक विभाजन की ओर। धीरे धीरे अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। एक चार्ट के जरिए मैं बतलाना चाहूंगा। ये क्या है? या हेट्रोजोनियस सोसाइटी, विषम रूपी समाज या विविधीकृत समाज। यहां पर अगर आप जाकर के देखें, सोशल डाइवर्सिटी दिखेगी, सामाजिक विविधता दिखेगी, सामाजिक विभिन्नता दिखेगी। ये सामाजिक विभिन्नता जो है सामाजिक विभाजन की ओर ले भी जा सकती है और सामाजिक विभाजन की ओर नहीं भी ले जा सकती। जैसे श्रीलंका में देखें, सामाजिक विभाजन की ओर ले जा रही, हमने पहले चैप्टर में चर्चा की ना। लेकिन बेल्जियम के कंटेक्स्ट में देखें तो सामाजिक विभाजन की ओर ले जा रही है। वहां पर सामाजिक विभाजन की संभावनाओं को का निषेध किया गया है। वहां पर सोशल डिवीजन को चेक करने की कोशिश की गई, नहीं? और अगर सामाजिक विभाजन की बात करते तो इसमें भी दो है, इंटर है, इंट्रा। इंटर है, इंट्रा है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शिकायत होती है ना, इस्लाम के कंटेक्स्ट में, क्रिश्चियनिटी के कंटेक्स्ट में यह शिकायत होती है कि ये लोग कन्वर्जन का एजेंडा लेकर के चलते हैं। शिकायत होती है या नहीं? और ये गलत भी नहीं है,
गलत भी नहीं है। नहीं, सवाल यह उठता, हिंदू धर्म क्या कन्वर्जन के एजेंडे को लेकर चलता है? कहिएगा नहीं, नहीं कहेंगे। अगला प्रश्न मेरा है कि हिंदू धर्म क्या कन्वर्जन के एजेंडे को लेकर चल सकता है? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। क्यों नहीं चल सकता है? रीजन क्या? क्या सवाल यह है कि कोई क्रिश्चियन अगर हिंदुइज्म को स्वीकार करना चाहता, कोई मुसलमान अगर हिंदुइज्म को स्वीकार करना चाहता, कोई बौद्ध अगर हिंदुइज्म को स्वीकार करना चाहता, कोई यहूदी अगर हिंदुइज्म को स्वीकार करना चाहता, बौद्ध सिख जैन को हम छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, नहीं, अगर वह हिंदू धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसको कहां जगह देंगे? यह प्रश्न एक अहम प्रश्न होगा, नहीं? क्योंकि हिंदू जो है होमोजेनियस ग्रुप तो कोई है नहीं, समरूप समाज तो है नहीं, समरूप समूह तो नहीं है, नहीं है हिंदू कम्युनिटी क्या होमोजेनियस कम्युनिटी है? क्या समरूप समुदाय है? क्या नहीं। क्योंकि अगर हम देखें तो हिंदुओं के बीच जातिगत विभाजन है, नहीं? और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है, कहीं ना कहीं हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी पर हमारी कास्ट आइडेंटिटी डोमिनेट करती है, हमारी जातिगत पहचान हावी है, नहीं? तो सवाल यह उठेगा कि कोई अगर दूसरे धर्म का व्यक्ति हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहा है तो जाति पर आधारित विभाजित हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उसको जगह हम कहां देंगे? उसको ब्राह्मण बनाएंगे, उसको क्षत्रिय बनाएंगे, उसको वैश्य बनाएंगे, उसको शूद्र बनाएंगे, और उसमें भी देखें प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट है, अनेकानेक जातियां हैं, और थ्योरेटिकली बना दिया उससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि हमेशा याद रखें, ये जो हिंदू सोशल ऑर्डर है और हिंदू सोशल ऑर्डर में हिंदू सामाजिक व्यवस्था जो जाति पर आधारित है, उसके दो पिलर हैं। कौन कौन? एक रोटी का संबंध और दूसरा बेटी का संबंध, नहीं? तो रोटी के संबंध को लेकर अगर आप देखें, रोटी के संबंध को लेकर, रोटी के संबंध मतलब जिनके साथ हमारा खान पान होता, न्योता पिहानी होता, तो रोटी के संबंध को लेकर तो हम लिबरल हो रहे हैं, लेकिन क्या बेटी के संबंध को लेकर के हम लिबरल हुए हैं? अगर कोई मुसलमान हिंदू धर्म को स्वीकार करता तो उससे या उसके बच्चे से हम अपने बेटे और बेटियों की शादी करेंगे, करने के लिए तैयार होंगे? बतलाइए। मेरी सिस्टर की शादी की जब बात हो रही थी, छोटी सिस्टर की शादी की, तो मेरे जो मामा जी हैं, उन्होंने इस बात के लिए दबाव निर्मित किया कि दो गमिया में शादी नहीं करनी है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर इलाका है बेगूसराय के समस्तीपुर से लगे बॉर्डर की तरफ, और समस्तीपुर में
जिस इलाके के लोग बेटे की शादी तिलक के लिए भूमिहारों में करते हैं और बेटी की शादी मैथिल में करते हैं, मैथिल ब्राह्मण, ठीक है, तो उनको दोगमिया कहा जाता है। और अगर जो लोग परिचित होंगे, इस बार जो समस्तीपुर का चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, जहां से संभवी चौधरी खड़ी थी, तो उनमें भूमिहारों में शार्प डिवीजन देखने को मिला है, दोगमिया और विशुद्ध भूमिहार के बीच, ठीक है। तो हम इस चीज को समझे, हम एक साथ ब्राह्मण में अगर आप देखें, मैथिल और कानिकुब्ज ब्राह्मण में 36 का आंकड़ा होता, मैथिल और कानिकुब्ज ब्राह्मण में 36 का आंकड़ा होता। और अगर आप देखें किसी भी जाति में चले जाएं, तो उस जाति में जाएंगे तो वहां पर भी उपजातियां हैं, वहां पर भी देखें गोत्र हैं, कोई अपने को एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ मानता है और दूसरा पहले की तुलना में अपने को हीनतर मानता है। ऐसा है या नहीं? तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। तो ये इंटर और इंट्रा, मुसलमानों में ही जाकर के देखें, शिया सुन्नी को नहीं देखना चाहते, सुन्नी शिया को नहीं देखना चाहते, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। शिया मुसलमानों को अगर देखें तो माना जाता है ट्रेडिशनली वे बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, उनके बारे में धारणा है, क्योंकि सुन्नी के साथ अदावत के कारण सुन्नी जिधर जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो जाएंगे। नहीं, वहां भी अगर सुन्नी में भी जाकर के देखें तो वहां पर भी शार्प डिवीजन आपको दिखाई पड़ेगा, वो कास्ट बेस्ड डिवीजन है। और इसीलिए अगर आप जाकर के देखें, ठीक है, तो इतिहासकारों का यह मानना है कि भारत के बाहर इस्लाम ने कास्ट सिस्टम, भले इस्लाम में कास्ट सिस्टम ना हो, उसने इस प्रकार के डिफरेंशिएशन का निषेध किया हो, लेकिन जब भारत आया, इस्लाम भारत पहुंचता है, तो उसने हिंदू सोशल ऑर्डर के कास्ट सिस्टम को एडॉप्ट किया। और इस चीज की मांग लगातार जोर पकड़ रही। आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें, मुसलमानों के जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मुस्लिम कम्युनिटी से जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं, आप जाकर के देखें 90% पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं एलिट मुस्लिम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम फॉरवर्ड कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा है या नहीं है? 2019 का चुनाव हमने देखा, बेगूसराय में जो एलिट मुस्लिम थे वो तनवीर हसन के लिए काम कर रहे थे, और जो लोअर कास्ट मुस्लिम थे वो कन्हैया की तरफ झुके हुए थे। और बाजाबता दो लीडरशिप, एलिट मुसलमानों की लीडरशिप भी सक्रिय है, वो अपने आप को मुस्लिम समाज का रहनुमा बतला रही है, लेकिन लोअर कास्ट मुस्लिम के लीडर्स जो है लगातार अभियान चला रहे थे तनवीर हसन के खिलाफ। तो हम ये समझने की कोशिश करें कि ये इंटर भी है और इंट्रा भी है। समस्या केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नहीं है, समस्या केवल हिंदुओं और ईसाइयों के बीच नहीं है, समस्या केवल हिंदुओं और सिखों के बीच नहीं है, समस्या हिंदू धर्म के भीतर भी है, समस्या इस्लाम के भीतर भी है, समस्या क्रिश्चियनिटी के भीतर भी है। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को देखें, उनके बीच भी उसी तरह का आपको शार्प डिवीजन दिखाई पड़ेगा, उनके बीच भी वैसी ही राइवलरी आपको दिखाई पड़ेगी। इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन एक और चीज देखेंगे, ये जो सोशल डिवीजन है, यह जो सोशल डिवीजन है, यह सोशल डिवीजन जो है यह बांटने का भी काम करता है, और यह सोशल डिवीजन जोड़ने का काम भी करता है। समझता है स्वयं को, सराएंगे तो इन्फॉर्म कर देना, स्वयं को मुक्ति देना या भले ना जाने, पर जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता कि दूसरों को अवश्य मुक्त रखे।
अब इसका मतलब समझिए। आज अगर आप जाकर के देखें तो आप क्या पाएंगे? नहीं, एक बात मैं अक्सर कहता हूं, राजनीति क्या करती है, इस लाइन को ऐसे में यूज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स डिवाइड्स। राजनीति बांटने का काम करती है, राजनीति जोड़ने का काम नहीं करती। नहीं, खेल, कला, संस्कृति जोड़ने का काम करती है। नहीं, आपको याद होगा इस बार नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला। नहीं, ठीक है, हम लोग भारत पाकिस्तान करते रहते हैं, और नदीम जिन्होंने गोल्ड जीता वो उनके बहुत अच्छे मित्र। नहीं, तो एक बार एक इवेंट में जब वो संकट में थे तो नीरज ने अपना भाला लेकर के उनको दिया फेंकने के लिए। नहीं, वहां पर उनका कंपटीटर होना जो, या इसी बार आप देखेंगे, इसी बार ओलंपिक में एक इवेंट में ये बात सामने आई कि लगातार जब चीजें एक जगह जाकर के ड्रॉ हो रही थी, एक डेडलॉक वाली स्थिति उत्पन्न हुई, तो एक प्रतिभागी जाते हैं निर्णायक मंडल के पास और वो पूछते हैं कि अगर हम यहीं पर हम रुकना चाहें तब क्या होगा, तो दोनों को गोल्ड मिलेगा। नहीं, और उन्होंने जो है यह आपस में विचार किया और उसके बाद अपने प्रतिद्वंदी के साथ उन्होंने जो है मुकाबले को वहीं पर समाप्त करने की दिशा में पहल की। दोनों गोल्ड के भागीदार बने। केन्या के एक धावक की बात आपको याद होगी, केन्या के एक धावक की बात आपको याद होगी। केन्या का जो धावक था, नहीं एक्चुअली उसके आगे एक धावक थे, काफी सोशल मीडिया में काफी स्टोरी चल रही थी, ठीक है। उनको लगा कि हमने लाइन क्रॉस कर लिया है और उसके पहले ही वो रुक गए। उनके पास ये विकल्प था कि वो आगे बढ़ करके लाइन क्रॉस करें, नहीं, और गोल्ड लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय क्या किया, अपने प्रतिस्पर्धी को धक्का देते हुए पहले लाइन के पार करवाया और खुद रजत से उन्होंने संतोष किया। बातें मेरी समझ रहे हैं या नहीं? आज के कंटेक्स्ट में अगर देखें, आज के कंटेक्स्ट की बात कर रहा हूं, आज के बांग्लादेश की बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक हिंदुओं की लड़ाई बांग्लादेश में कौन लड़ रहा है? हिंदू लीडरशिप लड़ रही है या मुस्लिम लीडरशिप लड़ रही है? बतलाइए। आज भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों की लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? मुस्लिम लीडरशिप लड़ रही है, ओवैसी जैसे लोग लड़ रहे हैं, या हिंदू लीडरशिप लड़ रही है? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। जब इंसानी पहचान हमारी अन्य पहचानों पर हावी होती है, जब इंसानी पहचान हमारी अन्य पहचानों पर हावी हो तो सामाजिक विभाजन कई बार जोड़ने का काम करती है। और जब इंसानी पहचान पर अन्य पहचानें हावी होती हैं, अन्य पहचानें हावी हो तो वो हमें तोड़ने का काम करते हैं। अब अगर हम इस कंटेक्स्ट में देखें, इस चीज को समझिएगा। यह जो सामाजिक विभाजन है, यह जो सोशल डिवीजन है, यह सोशल डिवीजन जो है वो दो तरह का हो। एक क्या है, बर्थ बेस्ड है, जन्म आधारित, और दूसरा क्या है, सिर्फ जन्म पर आधारित है, और दूसरा
जन्म पर आधारित नहीं, जन्म पर आधारित और दूसरा जन्म पर आधारित। ठीक है, जन्म पर आधारित नहीं का मतलब योग्यता, प्रतिभा, अनुभव, कौशल, नहीं, वर्ग को यहां छोड़ दें, नहीं। और दूसरा क्या है जन्म आधारित में? वर्ण, जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्णा, कास्ट, रिलीजन, सेक्ट, रीजन, लैंग्वेज, कलर, रंग रूप आदि। ये विभाजन क्या है? जन्म आधारित। तो हमें यह देखना है कि सोशल डिवीजन क्या हर फॉर्म में खतरनाक होता है? क्या सोशल डिवीजन होना ही नहीं चाहिए? कल मैं इसी प्रश्न से स्टार्ट करूंगा और कल मोस्टली ये टॉपिक कल फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी साइंस के क्लासेज राहुल सर लेंगे। थैंक यू।